बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसीलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे राजीव से पूछा। राजीव बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता तो कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजीव के बगल में बैठी हुई राजीव की पत्नी रोमा बोली, जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतार जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में भी जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया, फिर निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करके और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। राजीव, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए बचपन में? तुमने जो मांगा वह दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो? राजीव बोला, पापा, वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपने के लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में आपका यहाँ दोस्त बन जाएंगे। फिर आपका मन भी लग जाएगा। फिर आपका वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़े के लिए सही जगह है। अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त। मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर रहना है। बस मुझे घर वापस ले चलो। रोमा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वह घर आपका नहीं है, समझे? अब वह हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपको तो यह पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए आपके लिए यही सही है। राजीव भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज़्यादातर पार्टीज होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। अशोक जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? राजीव राजीव ने कार में से उतरकर पीछे वाली की डिक्की खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सकें। रोमा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा? पता नहीं। अशोक जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतरकर गए वैसे ही वह कार से उतरे। राजीव ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। रोमा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। अशोक जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलकें लिए अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने अशोक जी के हाथ से सामान लिया। सहकर्मी से अशोक जी के आंसू चुपचाप ना छुपाए ना जा सके। वह बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यह वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है, तो यह आपका भी उठा ही लेगा। अशोक जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है और मुझे
यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना, और कोई भी काम तो मुझे हो तो मुझे आवाज़ देना। राघव अशोक जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? अशोक जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, राघव, मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी गोदावरी के निधन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी न खाई जाती थी। एक दिन बहू रोमा से मैं बोला, बेटा, मुझसे या रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना दो। बस मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइश सूझ रही है, कभी यह बना दो कभी वो बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिएगा। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइश पूरी करती रहे, और मुझ पर या जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा, राजीव भी उस दिन रोमा से बोला, रोमा, बना दो ना खिचड़ी, बनाने में कि भला कितना ही समय लग जाएगा। रोमा बोली, राजीव, तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब यह बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा, तो मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया और मैं बोला, बहू, अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती थी मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन राजीव जब मुझे जेब खर्च के पैसे दे रहा था, तो रोमा ने राजीव के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है राजीव ने पैसे देने की, पूरे दिन घर पर पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, और वह अलग खाने की फरमाइश को भी कुछ नहीं मिल पाता, तो उन्हें यह जेब खर्च किस बात की दी जा रही है? मैं बोला, बेटा, कभी कभी नीचे दोस्त के साथ टहलने जाता हूँ, तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा से मंदिर चलते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना हो नहीं पाता है कि मंदिर चलकर जाया जाए। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं, रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। तो रोमा बोली, पापा जी, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शे के पैसे बच जाएं। राजीव बोला, पापा, रोमा सही कह रही है, बस उस दिन से मुझे जेब खर्च भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और मेरे साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान, अब मुझे भी जल्दी उठा ले। गोदावरी ना जाने मुझसे पहले क्यों चली गई, और मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद मैं अकेला महसूस करने लगा था। मैं थोड़े दिनों बाद घर में राजीव और रोमा आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को वह लोग बाहर से ताला लगा देते और मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता। मगर एक रोज रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद राजीव और रोमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे। आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी और हमारे दोस्त को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। राजीव भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हालचाल भी ना पूछा। मैं थोड़ी देर तक हांफता रहा, मगर दोनों मुझे अनदेखा कर अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठा बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाते रहा, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अशोक जी की सारी कहानी सुनकर राघव की आंखों में आंसू छलक आए। राघव बोला, बाबूजी,
फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वह लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखते। यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। अशोक जी बोले, राघव, उसी या घर से यादें जुड़ी हैं मेरी, और गोदावरी की यादों के सहारे तो मैं उस घर में कैसे भी रह सकता हूँ, और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में पूरी हों, मेरे घर से मेरी अर्थी निकले। इसीलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था। राघव बोला, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। अशोक जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से गोदावरी जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। राघव उतने में अशोक जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ गया। अशोक जी धीरे धीरे वृद्ध आश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते थे। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए चले जाते थे, और शाम होते ही सोसाइटी के बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत अखरता था, मगर कम से कम उस घर में गोदावरी की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती है। एक दिन अशोक जी वृद्धाश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें अशोक जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी रीचा ने देखा और बोली, अंकल जी, आप यहाँ कैसे? रीचा को देखते ही अशोक जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना रीचा को बताई। रीचा पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही राजीव के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर राजीव के पैरों तले से जमीन खिसक गई और राजीव बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है। रोमा गुस्से से बोली, राजीव, तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राजीव बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है। रोमा, फिर पता नहीं है घर खाली कराने का नोटिस क्यों आया है। अब इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। राजीव और रोमा रीचा के पास पहुंचकर बोले, हमें यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। रीचा ने अंदर से अशोक जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? अशोक जी को देखकर दोनों बेटा और बहू हक्के बक्के रह गए और राजीव बोला, पापा, आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं हूँ इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका उस घर पर है। अशोक जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो, और बहू, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में, जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। रीचा बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। राजीव और रोमा दोनों अशोक जी से माफ़ी मांगने लगे और राजीव बोला, पापा जी, आप चलिए हमारे साथ ही, अगर हमें घर से मत निकालिए। रोमा बोली, पापा जी, आप तो मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रीचा बोली, तुम दोनों अपना नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अशोक जी को रीचा ने हौसला दिया था, जिससे अशोक जी ने वापस आत्मसम्मान लौटाया था, और वह बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद अशोक जी का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आया था।
दोस्तों, अपने माता पिता अपनी पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें एक काबिल इंसान बनाते हैं। मगर जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो ऐसे बच्चों से तो निसंतान रहना अच्छा है। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो बदले में माता पिता को भी उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों का मुंह वापस कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर आपको